हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है उसकी केस स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, केस स्टडी को शुरू करवाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं केस स्टडी के रिगार्डिंग, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो केस स्टडी आती है वो या तो आती है आपके जो डायमेंशंस हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं जनरली उनके ऊपर केस स्टडी पूछी जाती है, या कई बार स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स है उससे रिगार्डिंग केस स्टडी पूछी जाती है, या आपका जो एलपीजी मॉडल है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन उसके ऊपर केस स्टडी पूछी जाती है। तो पहले हम ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपका जो भी डायमेंशन है उसमें से कौन से डायमेंशन से रिलेटेड केस स्टडी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वन आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जहाँ पे होगा वहाँ आपको मनी से रिलेटेड आपको टर्म्स जरूर मिलेंगी, जिसमें आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट का जिक्र केस स्टडी के अंदर जरूर होगा। अगर ये सारे वर्ड्स आपको केस स्टडी के अंदर मिलते हैं तो इसका मतलब है आपकी केस स्टडी जो है वो इकोनॉमिक डायमेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बताया था जहाँ पे गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। तो गवर्नमेंट डिसीजन जहाँ पे होगा, साथ में इलेक्शंस वर्ड भी कई बार आपको मिल जाते हैं, जो आपके लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, अगर उनका जिक्र है तो भी वो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कंसर्न होगा। नेक्स्ट इज सोशल का आपको पता है जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं तो उससे रिलेटेड कस्टम्स, बिलीफ, वैल्यू या लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, इस तरह के अगर वर्ड्स आपको मिले तो इसका मतलब आपकी सोशल डायमेंशन है। नेक्स्ट वन इज लीगल। अगर लीगल डायमेंशन होगा तो वहाँ पे आपको कोई भी लॉज, कोई भी एक्ट या स्टेटरी वार्निंग आपको वहाँ जरूर मिलेगी। जैसे स्टेटरी वार्निंग्स होती हैं फॉर द कंपनी कि स्मोकिंग अलाउ नहीं है, या इस ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई स्टेटरी वार्निंग्स है, जैसे जो प्रोडक्ट के ऊपर हम वार्निंग्स यूज करते हैं, नो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, काइंड ऑफ जो वार्निंग्स होती हैं तो वो आपकी सारी लीगल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपको इनोवेशन वर्ड, कुछ भी नया प्रोडक्ट, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़ हमने इनोवेट की है, नया आइडियाज़ हम लेके आए हैं, न्यू इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। अब आपके दो तरह के फोर्स हैं, जनरल फोर्स और स्पेसिफिक फोर्स। तो जनरल फोर्स जो होता है जो सारे बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो उसके अंदर पॉलिटिकल अगर कोई डिसीजन है तो वो सारे जो कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेस है सबके ऊपर उनका इम्पैक्ट होगा। अगर कोई सोशल चेंज हो रहा है तो सब तरह के बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, या टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है तो भी वो सब तरह के बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये जनरल फोर्स के कीवर्ड्स हैं। और स्पेसिफिक फोर्स के लिए कॉम्पिटिटर्स अगर हैं तो कॉम्पिटिटर्स मतलब इस स्पेसिफिक फोर्स के अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर, कस्टमर्स और सप्लायर्स अगर के अंदर कोई भी चेंज आता है तो वो इम्पैक्ट स्पेसिफिक फोर्स होता है। तो इस तरह के आपके 5 डायमेंशन प्लस 2 तरह के आपके ये फोर्स है, इनसे रिलेटेड केस स्टडी आती है या फिर एलपीजी मॉडल के अंदर आती है। तो उसमें आपको प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो आपका है, तो ये मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था, अब भी बता देती हूँ कि लिबरलाइजेशन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे छूट दी जाएगी बिजनेसेस को, उनको उनका कोटा जो है वो हटा दिया जाएगा, जैसे कि रिजर्वेशन है, या उसके अलावा लाइसेंसिंग की छूट दी जाएगी, या उसके अलावा उनको अलाउ कर दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए, उनके ऊपर से ड्यूटीज़ हटा दी जाएंगी। तो ये आपका सारा आएगा लिबरलाइजेशन के अंदर। प्राइवेटाइजेशन के अंदर आएगा कि केस स्टडी के अंदर होगा कि जो भी पब्लिक सेक्टर से रिड्यूस करके और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन का पार्ट होगा। और
ग्लोबलाइजेशन होगा जहाँ पे हमारे इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा, तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होगा। तो आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो फर्स्ट केस स्टडी देखिए। इट इज़ मैंडेटरी टू गिव अ स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट ऑन द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स. Mutual fund investment are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. Identify the dimension of business environment being highlighted here. ये आपने बहुत बार आपने म्यूचुअल फंड की जब ऐड देखी होगी तो आपने देखा होगा एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई थिंक सबको याद होगा ये। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी आप लीगल आपको एनवायरनमेंट मिलेगा तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, या एक्ट मिलेगा, या इसी तरह की कोई चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी वार्निंग्स है, और स्टैट्यूटरी वार्निंग्स जो है आपकी वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। तो ये आपका लीगल एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स। अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स में पूछा जाए या 3 मार्क्स में पूछा जाए, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि लीगल एनवायरनमेंट है, साथ में लीगल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट केस स्टडी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी में हमें करना क्या है, क्वेश्चन आपको रीड करना है। तो ऑलमोस्ट केस स्टडी के अंदर बिजनेस डायमेंशन आपसे पूछे गए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। तो इसमें भी आपसे आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग फ्रॉम द अबव डिटेल्स। लाइन को कोट भी करना है। अगर कोटिंग लिखा हुआ है तो आपको पर्टिकुलर लाइन को बताना है जिससे आपने उस केस स्टडी को आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द डिफरेंट बिजनेस डायमेंशंस। तो डायमेंशंस वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। तो डायमेंशंस का मतलब है कि एक से ज़्यादा डायमेंशन आपको बताना है। अब देखिए केस स्टडी पढ़ते हैं। द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। तो कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, जहाँ पे कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो इसका मतलब ये आपके किसी एक्ट या लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पे कोर्ट, लॉ, एक्ट, स्टैट्यूटरी आ जाए तो ये आपका लीगल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे आपको लाइन कोट करनी है। तो यहाँ पे हम लाइन जो कोट करेंगे वो करेंगे द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ तक आपको लाइन कोट करनी है इसकी, और ये हो जाएगा आपका लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये आपका पता ही चल गया होगा सब स्टूडेंट्स को कि सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जहाँ सोसाइटी और लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में जब बात की जाती है तो वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट वन इज इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड। इनोवेशन वर्ड आ गया, टेक्निक्स आ गया, सीधा सा पता चल रहा है कि ये आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ तो लाइन कोट हो जाएगी आपकी यहाँ तक, और यहाँ पे ये आपको लाइन भी कोट करनी है, साथ में लाइन भी कोट करनी है स्टूडेंट्स। और अगर आपको 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट वन इज इनकम्स आर राइजिंग। अब जहाँ पे इनकम्स की बात आ गई और इनकम्स राइजिंग की बात आ गई तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एंड चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफायर। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वाटर प्योरीफायर बिजनेस। ये आपका हो गया, समझ ही गए हो गए आप, ये आपका हो गया है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का इम्पैक्ट जहाँ आ गया, गवर्नमेंट के एटीट्यूड, गवर्नमेंट के डिसीजन की जहाँ बात हो गई, वो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। तो ये आपके सारे डायमेंशंस हो गए यहाँ पे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे। Mr. Sudhir is running a grocery shop for fulfilling the need of his neighboring area. तो यहाँ पे भी हमें करना क्या है, which business environment promoted by Sudhir to bring the change। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ही आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद इम्पैक्ट बताने हैं, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बिजनेस। तो ये तो सबको लर्न ही होगा कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन
गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थे, अगर 1991 में जो हमारी पॉलिसी रिफॉर्म हुई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उससे क्या चेंज आए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, तो सबको लर्न ही होगा। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट बताने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया था। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी क्योंकि वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी उनके पास। और इसके अलावा रैपिडली चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर रैपिडली चेंज हो गया था। तो ये तो आपके इम्पैक्ट हो गए। अब हम केस स्टडी जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायमेंशन हमें आइडेंटिफाई करना है केस स्टडी में, वो देख लेते हैं। तो मिस्टर सुधीर इज रनिंग ए ग्रोसरी शॉप फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ हिज नेबरिंग एरिया। ही सॉ द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स इन रिसेंट times, so he also started the facility of free home delivery of grocery item to his customer after receiving order from on telephone। अब मिस्टर सुधीर ने किया क्या है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है किसको, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स को, कि ऑनलाइन काम जो है उसको उसने आइडेंटिफाई किया है और होम डिलीवरी को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे उसने किया क्या है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट दो चीज़ें होंगी। एक तो उसने नीड्स को जो नेबर्स नीड्स थी उसको आइडेंटिफाई किया है, साथ में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स का काम शुरू किया है। तो यहाँ पे एक तो आपका हो गया सोशल एनवायरनमेंट और एक हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आपको यहाँ पे इसने एक ही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो आप इसमें टेक्नोलॉजिकल या सोशल दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट केस स्टडी, which changes in the consumption habits of people Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to the chocolate business। उसने क्या किया, स्वीट शॉप से चॉकलेट बिजनेस के अंदर अपने उसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे भी हमें बिजनेस डायमेंशन को ही आइडेंटिफाई करना है। ऑन द एव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेज एंड रिजनेबल प्राइस। अब देखिए जहाँ फेस्टिवल की बात हो जाती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे फेस्टिवल की बात हो जाती है, जहाँ पे हम कस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स की बात हो रही है और वो दिवाली के ओकेज़न पे हो रही है और कस्टमर्स की हैबिट्स को आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। तो ये आपका कौन सा डायमेंशन हो गया, डेट इज़ योर सोशल डायमेंशन। और उसके बाद उसने क्या किया है, ऑनलाइन जो है काम को शुरू किया है। एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड वेबसाइट chocolove.com फॉर टेकिंग ऑर्डर ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर्स का। तो यहाँ पे एक नई टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, जहाँ प्रॉफिट्स की बात होगी तो ये हो गया इकोनॉमिक। तो इसके अंदर 3 डायमेंशंस हो गए। फर्स्ट वन इज सोशल, सेकंड वन इज टेक्नोलॉजिकल एंड थर्ड इज इकोनॉमिक। तो इन तीनों को आपने डायमेंशंस को लिखना है। और स्टूडेंट्स आप केस स्टडी को सोल्व करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि केस स्टडी कितने मार्क्स की है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने आंसर को देंगे। जैसे जस्ट आपसे 1-2 मार्क्स से पूछा है तो आप सिर्फ डायमेंशन का नाम लिख देंगे, लेकिन 3-4 मार्क्स में है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा है तो लाइन को कोट भी कर देंगे, अपने डायमेंशन को एक्सप्लेन भी कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर, डेट इज अ रिसेंट कट इन द इंटरेस्ट ऑन loans announced by the banks encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to the powerful by fuel produced from garbage। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट जहाँ पे आ जाए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है, साथ में बैंक्स आ गया है और बैंक का नाम आ गया ये। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, डेट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये सीधा सीधा। उसके बाद एग्जिबिटेड इन द साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ही वाज अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन। उसने कुछ ना कुछ क्या किया है, यहाँ पे इन्वेंट किया है उसने, वेस्ट मटेरियल से प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो डेट इज न्यू इन्वेंशन। और इन्वेंशन जहाँ पे होती है वहाँ पे आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो इसके अंदर हमें डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था। तो आप जो भी हमने डायमेंशन आइडेंटिफाई किए हैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट केस स्टडी, Ascent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties
ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, कुछ डिसाइड किया है, अनाउंस्ड रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो जहाँ पे पॉलिटिकल मतलब एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सो इट इज़ योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड द कंपनी appointed retailers in India who had direct online links with the suppliers to replenish stocks when needed। जहाँ पे ऑनलाइन मतलब लिंक्स मतलब एक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके दो एनवायरनमेंट हो गए, दो डायमेंशन हो गए यहाँ पे। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एंड सेकंड वन इज टेक्नोलॉजिकल। अब इनको ही हमने डिस्कस करना था और एक्सप्लेन करना था, तो ये आप इजली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ बिल्कुल छोटी छोटी केस स्टडी ली हैं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट जो की वर्ड्स हैं उनको समझाने के लिए। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, आपको मैंने बता दिया था जहाँ इलेक्शन वर्ड का यूज हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपका ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पे इलेक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। फिर भी केस स्टडी को पूरा पढ़ लेते हैं। जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स रोज बाय 2100 पॉइंट्स इन अ डे। आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू राइज। अब इसने पूछा है, देखो आपको लग रहा होगा कि इसमें इकोनॉमिकल डायमेंशन भी है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज विच फैक्टर्स लेड टू दिस राइज। किस फैक्टर से ये राइज हुआ है इसने ये पूछा है। तो फैक्टर कौन सा हो गया जिससे राइज हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जहाँ पे इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं उस इलेक्शन की वजह से इम्पैक्ट आया है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो इसलिए ये आपका कौन सा फैक्टर हो गया, दैट इज योर पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज post demonetization in a further push to cashless economy। कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। कैशलेस इकोनॉमी मतलब आपकी जो पेमेंट होती है दैट इज कैशलेस। जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो हमारी नोटबंदी हुई थी 2016 के अंदर, उसके बाद क्या हुआ था, कैशलेस इकोनॉमी जो है स्टार्ट हो गई थी। द सेंट्रल कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ऑर्डिनेंस फॉर पेइंग वेजेस विया इलेक्ट्रॉनिक means, according to the government, approved to amend section of Payment Wage Act 1936 to allow employers of certain industries to make payment through electronic mode, checks. New ordinance will be applicable to the public sector. Identify the various dimension of बिजनेस एनवायरनमेंट विच रिलेट टू दी अबव मेंशन केस। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिसीजन लिया था डिमोनेटाइजेशन का, तो गवर्नमेंट का डिसीजन यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो इट मीन्स इट इज़ पॉलिटिकल। साथ में यहाँ पे एक्ट आ गया है तो इट इज़ लीगल। और इम्पैक्ट किसके ऊपर डाला था, सारी जो पब्लिक थी, मतलब लोगों को डिमोनेटाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट किसके ऊपर आया था, लोगों के ऊपर आया था। तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी भी इससे अफेक्ट हुई थी। तो इसके अंदर आपके 3 डायमेंशन आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल, देन लीगल एंड देन सोशल। नेक्स्ट, अब ये देखिए, पहले अब तक तो सारे डायमेंशन पूछे जा रहे थे इसलिए मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही थी। अब देखिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। अब हमें क्या करना है, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब रीड करते हैं केस स्टडी को। इंडियाज रिटेल सेक्टर हैज बीन अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस फॉर द लास्ट 2 decades. On one hand, the mall culture has gradually become a way of life, especially in the metros and mini metros. On the other hand, there is a accelerated growth in e-business as customer prefer to buy product service via internet, telephone and television। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कस्टमर्स की बात आ गई और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें सोर्स को आइडेंटिफाई, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है।
आपके दो फोर्सेज हैं, स्पेसिफिक और जनरल। तो जहाँ पे आपका कस्टमर हो जाता है या सप्लायर आ जाता है, इन्वेस्टर आ जाते हैं, जहाँ किसी मतलब जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपके फोर्स होते हैं स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो जहाँ कस्टमर्स की बात आ गई तो इसका मतलब ये आपका कौन सा फोर्स हो गया, डेट इज स्पेसिफिक फोर्स। However, operating is either segment in is marked by the presence of strong competitors, साथ में competitors भी आ गया, तो इसका मतलब ये competitors और customers आपके कौन से फोर्स हो गए, ये आपके हो गए स्पेसिफिक फोर्स। और इसके अलावा अब यहाँ पे जो कल्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कल्चर चेंज हो रहा है, तो कल्चर किससे रिलेटेड है, और वे ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल्स, कल्चर, कस्टम, बिलीव्स जो थे वो आपके रिलेटेड थे सोशल एनवायरनमेंट से। तो ये आपके सोशल एनवायरनमेंट के डायमेंशन है। और सोशल एनवायरनमेंट जो है किस कौन से फोर्स पे इम्पैक्ट डालता है, सोशल एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो जनरल फोर्स होता है, क्योंकि वो सभी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर को नहीं करता है। और कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आपका जो हमें यहाँ पे फोर्सेस बताने थे। तो यहाँ पे फोर्सेस आपके हो गए हैं, जनरल फोर्स में हो गया है यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट की वजह से जनरल फोर्स इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कस्टमर और कॉम्पिटिटर की वजह से आपका स्पेसिफिक फोर्स इफेक्ट हो रहा है। तो यही हमें इसमें डिस्कस करना था। तो यहाँ पे आप पहले स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है और जनरल फोर्स क्या होता है उसको डिस्कस करोगे। उसके बाद आप ये जो भी आपकी लाइन है इससे कोटिंग करके आप बताओगे कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स इंक्लूड हुए हैं। अब नेक्स्ट वन, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इन ए फ्यूचर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी एंड कैबिनेट, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज जीरो इफेक्ट इज ए स्लोगन coined by the Prime Minister of India Narendra Modi with reference to the Make in India initiative launched by the गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीरो इफेक्ट जेड जो स्लोगन है वो एक इंट्रोड्यूस किया था मेक इन इंडिया के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसमें करना क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है, डायमेंशन नहीं पूछे गए हैं हमसे, तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक के जो कंपोनेंट हमसे वो पूछे गए हैं। तो ये आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि हमारे न्यू इकोनॉमिक के जो कंपोनेंट थे वो क्या थे, हमारा एलपीजी मॉडल था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब हमें इन्हीं तीनों को इस केस स्टडी के अंदर ढूंढना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। Zero effect is a slogan coined by Prime Minister of India Narendra Modi with reference to Make in India initiative launched by the government. The slogan reflects the efficiency of production processes. The products have no defects and the process through which the product is made has zero adverse। मतलब क्या कि हमें जीरो डिफेक्ट का प्रोडक्ट बनाना है जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। मेक इन इंडिया जो हमारा लॉन्च हुआ था उसके लिए। एंड द जेड मॉडल एम्स टू मेक इंडिया द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिवेंट द प्रोडक्ट्स डेवलप्ड इन इंडिया फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड बाय द ग्लोबल मार्केट। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होता था उसके अंदर अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, ग्लोबली वो जो है ग्लोबली वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हम अपनी इकोनॉमी को क्या बना रहे हैं, हब बना रहे हैं वर्ल्ड का। इसका मतलब हम यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिवेंट द प्रोडक्ट डेवलप्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे हम अपनी जो कंट्री है उसको वर्ल्ड का हब बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। और ये आपका एक जो होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Moreover, before the initiative was launched, the limits of foreign direct investment in various सेक्टर हैज़ बिन रिलैक्स्ड। एफडीआई को रिलैक्स्ड कर दिया गया है यहाँ पे, मतलब छूट दी गई है। जो लिमिट्स थी वो उन लिमिट्स को रिलैक्सेशन दी गई है। तो जहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे एफडीआई का जो बताया था मैंने आपको जब हम एलपीजी मॉडल पढ़ रहे थे, तो जो एफडीआई के लिए रिलैक्सेशन दी जाती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर लिबरलाइजेशन। द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वॉज मेड अवेलेबल ऑनलाइन। फैसिलिटी दी जा रही है कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। और वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस वॉज इंक्रीज्ड फॉर 3 years।
3 साल के लिए वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। यहाँ भी लाइसेंसिंग में छूट दी जा रही है। तो जहाँ लाइसेंसिंग में छूट दी जाती है, जहाँ जैसे एफडीआई की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका लिबरलाइजेशन। वेरियस अदर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर वॉज ऑल्सो रिलैक्सड इन द गवर्नमेंट। अदर रिलैक्सेशन भी दी जा रही है, जो भी नॉर्म्स थे उनके अंदर भी रिलैक्सेशन दी जा रही है, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर है, एंटरप्रेन्योर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया के अंदर इन्वॉल्व हो सकें। इन द लाइट ऑफ द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट। तो आपके यहाँ पे मेनली 2 कंपोनेंट है, एक लिबरलाइजेशन एंड एक ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है और इनको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट, ये सारी केस स्टडी जो मैंने आपको करवाई है, बहुत ही सिंपल केस स्टडी मैंने उठाई हैं, और ताकि इसलिए कि इनके अंदर जो पर्टिकुलर वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो लाइंस, जो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, केस स्टडी को कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। और आपकी जो प्रैक्टिस है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप केस स्टडी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टीचर्स भी जो क्रैक कर पाते हैं उनके पीछे उनका एक्सपीरियंस होता है, उनकी प्रैक्टिस होती है, इसलिए वो कर पाते हैं। तो इसी तरह से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप भी डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। तो स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी की प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर डालिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।